Hi friends, my name is Pradeep. I am from district Sirmaur. Today I will learn about general English. Those especially important for competitive exams. जो भी आप कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स भरते हैं उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिलेबस रहेगा। इसीलिए मैं आपको आज सिलेबस वाइज जितना भी जो है एसएससी व यूपीएससी में एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए सिलेबस आता है, तो मैं आज आपको पहला चैप्टर आपके सामने लेके आया हूँ। सिलेबस वाइज आप उसको रिवाइज़ कर सकते हैं, सो आप इसे ध्यानपूर्वक से सुने। तो गाइस, ये पहला चैप्टर है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स क्या होता है उसके बारे में हम बताएंगे, और पिछले जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं ये शब्द आए हुए हैं, तो आप इस पर ध्यान से गौर करें। हो सके तो इस वीडियो को सुनने के बाद वैसे भी आपको ये सारे वर्ड क्लियर हो जाएंगे या याद हो जाएंगे। सबसे पहले जो इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द सिनोनिम्स। सिनोनिम्स क्या होता है? वर्ड्स विच नियरली द सेम मीनिंग, जिसका जो है सेम अर्थ होता है उसको बोलते हैं हम सिनोनिम्स, बट यूज डिफरेंटली, परंतु उसका जो है यूज़ होता है वो अलग अलग प्रकार से होता है। दैट इज़ कॉल्ड सिनोनिम्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे गाइस यहाँ पे अब्सटेन है, तो अब्सटेन एंड रिफ्रेन। अब्सटेन और रिफ्रेन दोनों अलग अलग वर्ड है, पर इसका जो मीनिंग है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलता जुलता है। आर द टू वर्ड्स दैट सेम वेरी नियरली, काफ़ी नियरली है द सेम्स, बट वी अब्सटेन फ्रॉम थिंग्स एंड रिफ्रेन फ्रॉम हैबिट्स और एन एक्शन। अब्सटेंस का जो प्रयोग होता है वो किसी वस्तुओं से रिलेटेड होता है, और रिफरेंस का मतलब कोई आदतें व हम जो कार्य करते हैं उसके लिए प्रयोग किया जाता है। द फॉलोइंग सेंटेंस मेक इट क्लियर। इन सेंटेंस से जो है क्लियर हो जाएगा। वी शुड अब्सटेन फ्रॉम वाइन्स, जो हमें शराब पीने से जो है बचना चाहिए। तो यहाँ पे जो है किसके लिए शराब पीने से हमें क्या करना चाहिए? बचना चाहिए। तो यहाँ पे अब्सटेन का प्रयोग हुआ है, और इसका रिफ्रेन का मतलब है रोकना। वी शुड रिफ्रेन फ्रॉम ड्रिंकिंग, और उसे जो है पीने से रोकना चाहिए। चूजिंग द करेक्ट synonyms of the given word. In this type of questions, generally a word is given followed by 4 and 5 alternatives. The candidate is required to choose the word which is nearest in meaning to the given word. तो इसमें जो है 5 शब्द दिए गए हैं, परंतु ऊपर एक सिनोनिम्स दिया गया है जिसका जो है करेक्ट वर्ड इसमें छुपा हुआ है, तो हमारे को वो ढूंढना है। परंतु साथ साथ में हमें जो ये वर्ड दिए हुए हैं इसका भी मतलब आना चाहिए। तो जैसे इम्प्लीकेट। इम्प्लीकेट क्या होता है? इम्प्लीकेट का मतलब होता है किसी को फांसना। फांसना मतलब कि हमने किसी को अपने झांसे में ला लिया कि मैं तो उसको फांस रहा हूँ, या वो मुझे फांस रहा है, मुझे जो है कुछ गैर कानूनी काम करवा रहा है और अपने आप बच रहा है, तो उसको मतलब होता है फांसना या इम्प्लीकेटेड। तो इसमें फर्स्ट वर्ड ए जो है इंक्लूड। इंक्लूड का मतलब होता है शामिल होना, ये तो इसका सिनोनिम्स नहीं होगा। अनट्रीट। अनट्रीट का मतलब होता है विनती करना। अनट्रीट विनती करना। अनट्रीट विनती करना। इंक्लूड शामिल होना। इंक्लूड शामिल होना। अनट्रीट विनती करना। सुजेस्ट। सुजेस्ट मतलब किसी को सुजेशन देना व सुझाव देना। एम्प्लॉय मतलब एम्प्लॉय का मतलब होता है एम्प्लॉय का मतलब होता है मतलब। तो इसका जो है फांसने का मतलब होता है इंक्लूड। फांसना मतलब इंक्लूड, मतलब कोई ना कोई इसमें शामिल होता है ना, तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा हमारा इंक्लूड। द वर्ड इम्प्लीकेटेड में बी यूज्ड इन सेंटेंसेस द मैन इम्प्लीकेटेड हिम फेसली इन द केस। क्लियरली द वर्ड मीनिंग इन्वॉल्व्स और इंक्लूड। तो इम्प्लीकेटेड का मतलब इसका सिनोनिम्स इन्वॉल्व्स भी हो सकता है
और इंक्लूड भी हो सकता है। दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। डिलीजेंट, डिलीजेंट का मतलब हार्ड वर्किंग, वह काफ़ी कठोर परिश्रम करता है, जो उसको बोलते हैं परिश्रमी। डिलीजेंट का मतलब होता है परिश्रमी, तो ये याद रखना, डिलीजेंट, DILIGENT, डिलीजेंट, कि वह बंदा जो है दिन रात पढ़ाई करता है और काफ़ी डिलीजेंट है, काफ़ी परिश्रमी है। या कोई जो है खेतों में काम करता है और उसकी फसल काफ़ी अच्छी होती है, किसके कारण होती है? उसके डिलीजेंट के कारण, उसकी परिश्रमी के कारण, क्योंकि वो काफ़ी डिलीजेंट पर्सन है। तो आपको डिलीजेंट क्लियर हो गया होगा। तो इसका सेम मीनिंग जो है पहला दिया हुआ है इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट जो है दोस्तों ये बुद्धिमान होता है, पर डिलीजेंट परिश्रमी होता है। परिश्रमी कुछ अलग होता है और बुद्धिमान कुछ जो है मानसिक रूप से जो है काफ़ी तेज होता है, शार्प होता है और काफ़ी शक्तिशाली होता है, इंटेलिजेंट होता है। तो ये वर्ड तो नहीं होगा। डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट होता है हमारा कठिन, कि कोई भी जो कार्य जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट, ये जो है कार्य काफ़ी डिफ़िकल्ट है, मैं नहीं कर पाऊँगा। कहीं जो है काफ़ी ऊंची चढ़ाई पे चढ़ना है तो ये हमारे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है। या कोई पूरी डिक्शनरी को याद करना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? कोई काफ़ी डिलीजेंट करना पड़ता है। मतलब पूरी डिक्शनरी जब हम पढ़ते हैं तो हमें क्या लगता है? ये लगता है हमें काफ़ी डिफ़िकल्ट। और इसको जो है कोशिश करने से जो है हम काफ़ी डिलीजेंट हो जाते हैं, परिश्रमी हो जाते हैं। तो लेबोरियस, लेबोरियस होता है व्यवसायी। हाँ, तो व्यवसायी से ये डिलीजेंट से मिलता जुलता है लेबोरियस। तो इसका सेम आंसर होगा सी, लेबोरियस। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्ड है, आप इसे नोट करके रख सकते हैं। क्विक, क्विक का मतलब तो वैसे भी आपको पता ही होगा मैक्सिमम। तो इसका जो मतलब होता है जल्दी से, क्विकली। तो नेक्स्ट है एगर। अब कुछ वर्ड दिए गए हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आए हुए हैं। सबसे पहला वर्ड एगर है, जो एगर, ये स्टेनोग्राफर का जब एग्ज़ाम हुआ था 1994 में, तो उसमें ये वर्ड आया था एगर। तो एगर का मतलब होता है आतुर, मतलब काफ़ी जिज्ञासापूर्ण, उसको बोलते हैं एगर। तो एगर का फर्स्ट है क्लेवर। क्लेवर तो नहीं होगा, क्लेवर होता है चतुर। और क्यूरियस, क्यूरियस इसका जो है सही आंसर है सी, क्यूरियस। क्यूरियस होता है जिज्ञासु। एगर्स का मतलब काफ़ी आतुर, मतलब कि जो सहनशीलता वाला हो, उसमें कुछ जो है आकस्मिक शक्तियाँ हो, दैट इज़ कॉल्ड आतुर। तो ये जो है काफ़ी क्यूरियस पर्सन, द क्यूरियस पर्सन इज़ आल्सो एगर, वो जो काफ़ी एगर है। अथेंटिक, अथेंटिक होता है उत्साही, काफ़ी उत्साही। और डिबोट का मतलब होता है समर्पित। तो इसका सही आंसर होगा सी, क्यूरियस। तो आपको ये सारे वर्ड क्लियर हुए होंगे। पहला क्लेवर, एथेंटिक और क्यूरियस और डिबोट, डिबोट, डिबेट का जो भी है समथिंग। प्लेस्ड, प्लेस्ड, प्लेस्ड का मतलब होता है बिल्कुल शांत। प्लेस्ड का मतलब क्या होता है? शांत, सौम्य। प्लेस्ड वे काफ़ी पढ़े लिखे जो व्यक्ति होते हैं, ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, मतलब वो काफ़ी प्लेस्ड रहते हैं। प्लेस्ड का मतलब होता है बिल्कुल सौम्य रहते हैं, बिल्कुल शांत रहते हैं। तो आपको प्लेस्ड का मतलब क्लियर हुआ होगा। हाँ, क्लियर मैंने इसमें वर्ड दिए गए हैं क्लियर, क्लियर, काम, इंजॉयबल और डल। क्लियर का मतलब तो आपको पता है, बिल्कुल स्पष्ट। ये तो वैसे भी नहीं होगा,
प्लेस्ड का मतलब काम, हाँ बी इसका आंसर हो सकता है। प्लेस्ड का मतलब काम का मतलब भी होता है शांत। कभी आपने किसी भी हॉस्पिटल में जाना, वहाँ ये वर्ड लिखा होता है कि आप बिल्कुल शांत बैठिए, काम। इंजॉयबल होता है सुखद पूर्ण, और डल होता है उदासीन। आप इसको याद कर सकते हैं। प्लेस्ड, प्लेस्ड का मतलब शांत, प्लेस्ड एक ही जगह में जो स्थापित होता है ना। प्लेस्ड मतलब प्लेस का मतलब एक, अगर कहीं ना कहीं प्लेस का मतलब स्थान होता है, और वहाँ पे जो कोई वस्तु रखी जाती है तो बिल्कुल एक जगह पे स्टेबल होती है, और बिल्कुल वो किस अवस्था में होती है, बिल्कुल काम की अवस्था में होती है, शांत अवस्था में। तो प्लेस्ड का मतलब क्या हुआ? शांत। क्लियर का मतलब हुआ स्पष्ट, क्लियर स्पष्ट, क्लियर स्पष्ट। काम शांत, काम शांत। इंजॉयबल सुखद, इंजॉयबल सुखद। डल उदासीन, डल उदासीन। कॉमरेट, कॉमरेट का मतलब होता है मनाना। कॉमरेट का मतलब होता है मनाना, किसी से कोई शर्त मनानी, या किसी से कोई कॉमरेट और चीज़ मनानी, या किसी से कुछ भी चीज़ मनाना, समथिंग दैट इज़ कॉल्ड कॉमरेट। और बॉस्ट, बॉस्ट का मतलब होता है ढींग, मतलब बड़ी बड़ी फेंकना। तो ये तो इसका मतलब नहीं हुआ। मैनिपुलेट, मैनिपुलेट का मतलब होता है चालाकी से काम निकालना। मैनिपुलेट, किसी को मैनिपुलेट करना, चालाकी से काम निकालना। बॉस्टिंग, मैनिपुलेट, चालाकी से काम निकालना। रिमेंबर, रिमेंबर होता है याद करना। हारमोनीज का मतलब मिलाना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? रिमेंबर। मनाना मतलब किसी को याद दिलाना। तो कॉमोरेट का मतलब हुआ रिमेंबर। नेक्स्ट है डेफी। नेक्स्ट क्या है हमारा? डेफी। नेक्स्ट हमारा है डेफी। डेफी मतलब कोई देवता सदृश, पूजा पाठ से रिलेटेड जो भी चीज़ होती है उसको हम डेफी कहते हैं। इसमें भी 4 वर्ड दिए हैं, एक फेस, फ्लैटर, वर्शिप और चैलेंज। डेफी का मतलब क्या हुआ? मनाना, देवता सदृश, पूजा करना, पूजा से रिलेटेड चीज़ है, तो क्या आएगा इसका? वर्शिप, आंसर बी। फेस का मतलब होता है चेहरा। फ्लेटर का मतलब होता है चापलूसी करना, किसी की चुगलियाँ इधर उधर से इधर का काम करना और चालाकी दिखाना, दैट इज़ कॉल्ड फ्लेटर। फ्लेटर चापलूसी, फेस चेहरा। वर्शिप, हाँ डेफी और वर्शिप दैट इज़ सिमिलर। डेफी एंड वर्शिप दैट इज़ सिमिलर। तो यू आल्सो लर्न डेफी वर्शिप। ये सीबीटी में आया था 1995 में। और चैलेंज का मतलब होता है चुनौती। तो ये तो ओबियसली नहीं होगा, किसी को चैलेंज करना, चुनौती देना, या कंपटीशन इसका हो सकता है। तो डेफी का मीनिंग क्या हुआ? वर्शिप। एमिनिटेट्स, एमिनिटेट्स का मतलब होता है सुविधाएं। एमिनिटेट का मतलब क्या हुआ? सुविधाएं। किसी को एमिनिटेट्स करना या किसी को सुविधा देना, हर चीज़ की सुविधा देना, दैट इज कॉल्ड एमिनिटेट्स। एमिनिटेट्स। डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी का मतलब होता है असमानताएं। एमिनिटेट्स का मतलब होता है सुविधाएं। पेजेंट्रीज, पेजेंट्रीज का मीनिंग पेजेंट्रीज ही होगा। और फैसिलिटीज़ होता है सुविधाएं देना। तो प्रिविलेजेस, विशेषाधिकार। प्रिविलेजेस क्या होता है? विशेषाधिकार, किसी को कोई विशेष अधिकार देना, कि मैंने उसके प्रिविलेज किया हुआ है, कि उसको अधिकार दिया हुआ है कि आपको जो इसमें छूट है, तो दैट इज़ कॉल्ड प्रिविलेज। प्रिविलेजेस विशेषाधिकार, और फैसिलिटीज़ सुविधाएं, और
कोर्टेसिस, कोर्टेसिस होता है शिष्टाचारों, कोर्टेसिस होता है शिष्टाचारों। तो इसमें एमिनिटेट्स का मतलब क्या हुआ? फैसिलिटीज़। तो सही आंसर हुआ फैसिलिटीज़। डिस्पेरिटी, डिस्पेरिटी का मतलब होता है असमानताएं, डिस्पेरिटी। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा डिस्पेरिटी का? इनजस्टिस, इनजस्टिस अन्याय, इनजस्टिस अनलाइकनेस या पार्टिलिटी या डिस्टोरेशन, डिस्टोरेशन। इनजस्टिस अन्याय, इनजस्टिस अन्याय, अनलाइकनेस असामान्यता और पार्टिलिटी अन्याय पक्षपात और डिस्टोरेशन, डिस्टोरेशन होता है विरूपण। तो इसका असमानता का क्या आएगा? डिस्टोरेशन, विनिरूपण होगा। इसका आंसर होगा सी, पार्टिलिटी। इसको देख लेना गाइस, मुझे भी उतना रिमेंबर नहीं हो रहा है डिस्पेरिटी का मतलब क्या होगा, पर इसमें 4 वर्ड दिए गए हैं। इनजस्टिस इसका अन्याय, और अनलाइकनेस असमानता, और डिस्टोरेंस विरूपण, और पार्टिलिटी अन्याय पक्षपात। मुझे लग रहा है इसका जो है सी ऑप्शन होगा। बारबेरियन, बारबेरियंस मतलब जंगली स्वभाव का बंदा, या बारबेरियंस मतलब जंगल से रिलेटेड है। तो बारबेरियन जंगली। एरोगेंट, इसमें क्या आएगा? एरोगेंट, परिश्रमी, इम्पोलाइट, इम्पोलाइट, इम्पोलाइट असभ्य, और अनसिविलाइज्ड असभ्य, और अनकाइंड निर्दयी। तो बारबंस का मतलब हुआ जंगली, तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा? अनसिविलाइज्ड। इसका आंसर होगा अनसिविलाइज्ड, असभ्य व्यक्ति। लेथल, लेथल का मतलब होता है घातक। अनलॉफुल, गैर कानूनी काम। लेथल का मतलब क्या हुआ? घातक। तो अनलॉफुल गैर कानूनी, अनलॉफुल गैर कानूनी। अनलॉ, लॉ होता है कानूनी और अनलॉ होता है गैर कानूनी। तो लेथल का ऑब्वियसली ये मत होगा। स्लोगिस, स्लोगिस का मतलब होता है सुस्त। काफ़ी स्लोगिस पर्सन है यार, काफ़ी स्लोगिस है, तू बहुत सुस्त है। स्लोगिस है, सुस्त है, स्लोगिस है, सुस्त है, स्लोगिस है, सुस्त है। अनलॉफुल गैर कानूनी कर रहा है, और काफ़ी स्लोगिस है। गैर कानूनी काम करता है, ऊपर से तू काफ़ी स्लोगिस है। गैर कानूनी काम, अनलॉफुल काम करता है, गैर कानूनी, और काफ़ी स्लोगिस है, सुस्त भी है। तो डेडली घातक, स्मूथ चिकना। सुस्त तो है ही है, अनलॉफुल है, अनलॉफुल है, स्लोगिस है, गैर कानूनी काम करता है, सुस्त है, और ऊपर से जो है काफ़ी चिकना भी है, स्मूथ भी है क्या मतलब ये? व्हाट इज़ दिस? कि तू स्मूथ भी है, स्लगिश भी है, अनलॉफुल भी है। पर लेथल घातक, घातक, लेथल का मतलब क्या होता है? घातक। इसीलिए तू डेडली व्यवहार करता है, घातक व्यवहार करता है। तेरे से तो बच के रहना चाहिए भाई, तेरे में तो बहुत सारे गुण हैं। अनलॉफुल है, स्लगिश है, स्मूथ है, इसीलिए डेडली काम करता है, और इसीलिए तू लेथल का जो है सिनोनिम्स कहलाता है, डेडली। तो इसका सिनोनिम्स क्या हुआ? डेडली। सराइन, सराइन होता है निर्मल। सोलेमन, सोलेमन होता है काफ़ी गंभीर, और डिलिकेट होता है नाजुक, और मेक होता है मेक, और
क्लेम का मतलब होता है, क्राइम का मतलब होता है शांत। स्लोमैन निर्मल, श्राइन निर्मल है तो इसका भी क्लेम ही काम ही आएगा। गंभीर है, नाजुक है, मीक है। स्लोमैन है, डेलिकेट है, मीक है। स्लोमैन गंभीर, डेलिकेट नाजुक, गंभीर भी है और नाजुक है। नाजुक डेलिकेट है इसीलिए काफ़ी गंभीर है। गंभीर सिचुएशन है कि तेरे में कहीं रख दिया थप्पड़ तो तू मर भी सकता है। तो काफ़ी स्लोमन्स है, गंभीर है और काफ़ी डेलिकेट है, नाजुक है। तो इसीलिए सिरेनाइम्स का सिनोनिम्स हुआ निर्मल से शांत। निर्मल से हमें काफ़ी काम्स रहना पड़ता है, शांत रहना चाहिए। ग्योसम, ग्योसम्स होता है भीषण। हेटफुल, हेटफुल का मतलब होता है घृणित। ट्रेजिक होता है दुखद। काफ़ी हेटफुल है, जो कोई घृणित होता है वो काफ़ी दुखी होता है, दुखद होता है। वो घृणित व्यक्ति को क्या है, उससे सारे दुखी रहते हैं, ट्रेजिक रहते हैं। और हेटफुल होता है जो पर्सन, दैट इज़ कॉल्ड ट्रेजिक। और पेनफुल बिल्कुल दर्दनाक, इसीलिए फाइटफुल होता है भयंकर। दैट इज़ द भीषण का मतलब हुआ भयंकर। यूसम्स का सिनोनिम्स हुआ फाइटफुल। सिक्योर, सिक्योर होता है सेक्रेट, सिक्योर होता है सुरक्षित। तो सेक्रेट गुप्त, सेफ सुरक्षित। और कंफर्टेबल और इंडिपेंडेंट, तो इसका सेम सिनोनिम्स क्या हुआ सिक्योर का सेफ। पर इसको देख लेना एक बार, रीडिंग मार लेना। सिक्योर का सिनोनिम्स क्या होता है? सीक्रेट गुप्त, सेफ सुरक्षित, कंफर्टेबल आरामदायक और इंडिपेंडेंट स्वतंत्र। टेरनी अत्याचार, मिसरूल अराजकाल। मिसरूल का मतलब क्या हुआ? अराजकाल। मैडनेस का मतलब हुआ पागलपन। पावर मने शक्ति। और क्विरली क्रूरता से, क्विरली से क्रूरता से। तो ट्रेनी का मतलब सिनोनिम्स क्या हुआ? क्रूरता से, क्रूरटी से, क्रूरटी से, क्रूरटी। थैंक यू। ऑस्ट्रेलिया करंट अफेयर्स। अब तीसरा चैप्टर इसी के साथ ही इसी वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स से भी काफ़ी वर्ड आते हैं, दिन प्रतिदिन हम थोड़ा थोड़ा जो क्लियर करेंगे। हाँ, ऑस्ट्रेलिया अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स हैं, इंटरनेशनल। क्रिस्टोफर लक्सन, जो ये क्रिस्टोफर लक्सन्स हैं, क्रिस्टोफर्स लक्सन्स जो बंदा था, ये जो बात हो रही है क्रिस्टोफर लक्सन्स, इसको आप रिमेंबर कर सकते हैं, याद कर सकते हैं गाइस। ये जो ऊपर बंदा दिया गया है क्रिस्टोफर लक्सन्स, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। इन्होंने क्या किया कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में जो है शपथ ली। कौन? 2024 में भी यही अब न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री रह गए, क्रिस्टोफर लक्सन। ये क्रिस्टोफर लक्सन, ठीक है। और दूसरा है हमारा पेड्रो सांचेज को स्पेन का राष्ट्रपति चुना गया। पेड्रो सांचेज। क्रिस्टोफर लक्सन क्या है? न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री। और पेड्रो सांचेज, पेड्रो सांचेज, पेड्रो सांचेज, पेड्रो सांचेज हमारे स्पेन का राष्ट्रपति। और 54वां जो है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव,
फिल्म उत्सव IFI 14 से 27 नवंबर तक नई दिल्ली के प्रगति मैदान में इसका आयोजन हुआ है। किसका? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव। तो ये भी पूछा जाता है कि भारतीय जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव थी वो कौन सा फिल्म उत्सव मनाया गया था उस टाइम और कहाँ मनाया गया था? तो 54 54वां था और ये IFI के नाम से जाना जाता है और 14 से 27 नवंबर तक नई दिल्ली प्रगति मैदान था, वहाँ पे जो है फिल्म उत्सव का समारोह मनाया गया था। और 42वां भारत अंतर्राष्ट्रीय मेला। भारत में अंतर्राष्ट्रीय मेला कितना, कौन सा मेला? 42 IFI नई दिल्ली प्रगति मैदान, ये भी प्रगति मैदान में ही हुआ था मेला। और 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव 28 से 29 नवंबर को गोवा में संपन्न हुआ और इसका उद्यापन कहाँ से हुआ था? गोवा से। PM मोदी ने मथुरा में 7 संत मीराबाई जन्मोत्सव में हिस्सा लिया। 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव 2023 को गोवा में शुरू हुआ था और ये फिल्म उत्सव कहाँ हुआ था? गोवा में शुरू हुआ। अब हमें भारत का नक्शा कैसे याद करना है और नक्शे के ज़रिए जो है दोस्तों काफ़ी जल्दी से जो याद हो जाता है। तो इसीलिए हमें जो है अपना जो भारत का मैप है और भी हमें राज्य जो है याद होने चाहिए कि 28 राज्य हैं। तो इसको जो है धीरे से जो है सबसे पहले याद करने का जो तरीका होता है मैप का, हमें नीचे से ऊपर की ओर देखना होता है और नीचे से ऊपर की ओर जो है काफ़ी ज़्यादा तरीके से जो हमें अच्छा याद रहता है। तो जैसा कि पहले ही बता दूं, सबसे पहले हमारा जो है सबसे नीचे क्या होता है? श्रीलंका। एक छोटा सा इतना सा जो ये आकार है, ये जो है हमारा श्रीलंका है। सबसे पहले क्या आएगा नंबर 1 पे? श्रीलंका। ये जो है भारत से अलग कंट्री है और ये काफ़ी छोटी सी नीचे दिखाई गई है, तो इसको हम याद करने में ही हमारे को आसानी हो जाएगी। उसके साथ ही जो है सीधा ये जो हमारा हिस्सा होता है पहले नंबर पे, फर्स्ट जो नंबर है इधर का ये वाला भाग, जिसको हम जो है केरला किस तरह से दिख रहा है हमारे को? बिल्कुल सीधा सा ऊपर एक जो है करेले जैसा आकार। तो ये इतना सा जो पोर्शन है ये हमारा क्या है? केरला है। तो हमारे को याद रह जाएगा कि सीधा केरला कहाँ है। और यहीं इसी के साथ ही फ्रेंड्स मिलकर जो है दूसरा हमारा जो है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु जो है ये हमारा तमिलनाडु है और कर्नाटक। तो तीनों को मिलाकर क्या बना ये तीनों हिस्सों को मिलाकर नीचे 3 क्या हुए? केरला, तमिलनाडु और कर्नाटक। केरला, तमिलनाडु और कर्नाटक। KTN याद रख लेना बस। KTN 3 वर्ड है, KT और N। KTN। K फॉर केरला जो इधर है और T फॉर तमिलनाडु जो इधर है और कर्नाटक जो यहाँ दिखाया गया है। KTN हो गया याद? नंबर 3 KTN। कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु और कर्नाटक। केरला, तमिलनाडु और कर्नाटक 3 राज्य वैसे भी याद हो गए। अब सीधा हम एक छोटा सा जो बिंदु है इसको तो हम वैसे भी याद रख सकते हैं क्योंकि सबसे छोटा है और यहीं पे दिखाया गया है गोवा। तो हमारे को कोई इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। KTN हमारे को याद हो गया जी, KTN जी। तो इसको हम याद रख सकते हैं KTN जी। आप इतने छोटे क्यों हो?
केरला बड़ा है, तमिलनाडु बड़ा है, कर्नाटक बड़ा है। और जी आप बड़े क्यों नहीं हुए, जी आप छोटे क्यों हैं? तो जी फॉर गोवा, KTN, के फॉर कर्नाटक, T फॉर तमिलनाडु और के फॉर कर्नाटका और डबल के आ गया। बस डबल के से भी याद रख सकते हो ना, तो सिंपल सी वे डबल के नीचे को है। के फॉर केरला, के फॉर कर्नाटक और T, KTN। गोवा सबसे छोटा, जी फॉर गोवा। तो ये 4 राज्य याद हो गए, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक और गोवा। अब ऊपर आओ आप, ऊपर सबसे बड़े बड़े जो है एक साइड को, फिर हमारे को 3 और दिखेंगे नॉर्थ जोन में। नॉर्थ जोन में जो है हमारे को दिखेंगे, फिर इसी के साथ तो साथ हम याद रख सकते हैं राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। 4, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश बिल्कुल मध्य में है, ये हमारे को याद हो जाएगा। बिल्कुल बीचों बीच देख लेना है अलग से, मध्य प्रदेश, M मध्य और मध्य मैंने बीच, इसीलिए सबसे पहले नज़र पड़ेगी मध्य प्रदेश। अब गुजरात, जे जैसा पहले ही बना हुआ है, जे जैसा आकार इधर को है तो गुजरात, तो मध्य प्रदेश और गुजरात सीधे हो गए, इसीलिए राजस्थान बड़ा सा दिखाई दे रहा है और महाराष्ट्र। तो हमारे को ये राज्य याद हो गए। सबसे पहले KTN, जी और मध्य प्रदेश बीच में, गुजरात सामने और राजस्थान और महाराष्ट्र। 4 राज्य आज याद हो गए। बाकी मैं इसको कल दोबारा से रिमाइंड करके जो है आपको बता दूंगा गाइस। आप अभी तक इतना मैं याद कर लें, आज के लिए ये काफ़ी है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया वर्ड। अब अगला चैप्टर है हमारा हिस्ट्री ऑफ इंडिया वर्ड। इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो गाइस मैं आपको टॉपिक वाइज जो है एक ही वीडियो में जो है दिन प्रतिदिन जो है हर चैप्टर वाइज समझाता जाऊंगा। तो एशियंट हिस्ट्री, हमारी भारतीय जो इतिहास है उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि डे बाय डे जो है एक एक चैप्टर में जो है एक ही वीडियो में जो है हर चैप्टर क्लियर करूंगा, क्योंकि टॉपिक वाइज ये चैप्टर में लेके आया हूँ। सो आप इसे ध्यानपूर्वक से सुने। सबसे पहले जो है ब्रॉन्ज एज की बात करते हैं। तो द ब्रॉन्ज एज इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट बिगन अराउंड द 3500 BC। जब सब कॉन्टिनेंट की शुरुआत हुई थी कांस्य युग में, ब्रॉन्ज एज बोलते हैं। तो 3500 BC ब्रॉन्ज एज का जो काल है क्या है, 3500 BC हमारे को जो है याद रखना होगा। विद द अर्ली इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है। हाँ, इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी सभ्यता, इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो इसे आप ध्यानपूर्वक से सुने, हो सके तो नोट भी कर सकते हैं। इट वाज लोकेटेड ऑन द इंडस रिवर, ये कहाँ पर स्थापित था? जो ये राज्य था, ये जो है शहर था, काफ़ी अच्छा सभ्यता थी, काफ़ी अच्छी जो ये सभ्यता फैली हुई थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये जो है इंडस नदी के किनारे पर बसा हुआ एक शहर था। एंड इट इज़ ट्रिब्यूटीज सॉरी ये थोड़ा रोटेट हो रहा है। विच extended into the घाघर हवाक रिवर वैली, द गंगाज, यमुना, दोआब। तो ये भी किसके, गंगा और यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ था, और इंडस वैली गंगा नदी में ही स्थापित होती है। तो इसे आपने याद रखना है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वर्ल्ड्स अर्लीस्ट अर्बन सिविलाइजेशन, जो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अर्बन सभ्यता है। एलोंग विद द मेसोपोटामिया, जो कि किसके साथ लगता है, मेसोपोटामिया के साथ लगता है।
and ancient Egypt. Inhabitants of the ancient Indus River Valley, the Hadappans, devoted new techniques in the manually and handicrafts. The precious copper, bronze, lead, and tin. The mature phase of Indus civilizations flourished from about 26,100 BC to 1900 BC. तो इसका टाइम पीरियड याद रख लो आप, 2600 BC और 1900 BC. द एशियन सिविलाइजेशन इंक्लूडेड अर्बन सेंटर, और ये बिल्कुल अर्बन के मध्य में स्थापित थी ये सभ्यता, सच एज द हड़प्पन, जिसको जो है किसके नाम से जाना जाता था, हड़प्पा सभ्यता, और मोहनजोदाड़ो, इसके जो आसपास के जो शहर थे इसमें सबसे पहले हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और जिनरियल इन मॉडर्न डे पाकिस्तान, जो कि अब आजकल क्या है, पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, धोलावीरा और कालीबंगा, रोपर, लोथल इन मॉडर्न डे इंडिया. पहले ये नाम जो है उधर स्थापित थे, ये शहर आसपास में इंडस वैली सिंधु घाटी सभ्यता के चारों ओर बसे हुए थे. इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज यूनिक फॉर द सिटीज बुल्ट ऑफ ब्रिक्स, और उस टाइम भी जो है किसका प्रयोग किया जाता था, जो है ब्रिक्स का प्रयोग किया जाता था, ईंटों से बने पक्के मकान होते थे. रोड साइड ड्रेनेजेस और सिस्टम, और उसके जो है सड़क के किनारे पर भी ड्रेन सिस्टम लगे होते हैं, पानी निकासी सिस्टम बोलते हैं जिसको, एंड मल्टी स्टोरीज हाउसेस. तो इसे वैदिक पीरियड क्या आता है, द ओरिजिनल होम एट द आर्यंस इन स्टिल अ मैटर ऑफ डिबेट्स ऑफ हिस्टोरियंस. According to popular beliefs, the Aryans are reported to have migrated from Central Asia, but according to some scholars, the Aryans are native to the soils of India and were living in the Punjab or in the Ganga Jamuna Valley. उसको वैदिक पीरियड के नाम से जाना जाता था. The religious book of the Aryans show their cultures at the highest perfections. The most important of the books are the Vedic, which are 4 in numbers. जो सबसे महत्वपूर्ण जो बुक्स है वैदिक पीरियड की, इसको भी आप नोट कर सकते हैं. द ऋग्वेद, विच इज़ द कलेक्शंस ऑफ लिरिक्स एंड इज ओल्डेस्ट. It contain 1028 hymns divided into 10 mandals. जो ये बुक्स है द ऋग्वेद, ऋग्वेद किताब, जिसमें ऋग्वेद के बारे में बताया गया है, काफ़ी ओल्ड बुक्स हैं, और 1028 जो है इसमें अध्याय या चैप्टर्स है जो 10 भागों में विभाजित किए गए हैं. द यजुर्वेद, सबसे पहली बुक होगी यजुर्वेद, दूसरी ऋग्वेद, दूसरी हो गई यजुर्वेद, बुक ऑफ सैक्रिफिशियल प्लेयर्स, जिसमें जो है बलिदान के बारे में दर्शाया गया है. तो 4 बुक्स हैं. और सामवेद, बुक ऑफ द चैंट्स, ऑल वर्स आर टेकन फ्रॉम ऋग्वेद, जो कि ऋग्वेद से ये बुक के इसके कुछ अध्याय लिए गए हैं और उसी में इसको लिखा गया है. तो सबसे पहली बुक है ऋग्वेद, दूसरी है यजुर्वेद, तीसरी है सामवेद, और चौथी है अर्थवेद, बुक ऑफ मैजिकल फार्मूलाज, जिसमें मैजिकल फार्मूलाज के बारे में जो है बताया गया है. इट कंटेंट्स ऑफ charms एंड स्पेल्स टू वर्ड्स ऑफ इविल्स एंड डिजीज, और इन्हीं में जो है कोई बुराइयाँ व कुरीतियों के बारे में बताया गया है. अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर ब्रह्मानंद
ब्रह्मानंस आर्यक्स एंड उपनिषाद्स। और इन्हीं बुकों में जो है ब्रह्मानंस आचार्य और उपनिषद के बारे में बताया गया है। द उपनिषद्स आर philosophical treatise. The Vedic, probably the oldest religious text in the world. जो है वेद जो है काफ़ी पुराने हैं, जो काफ़ी संसार में जो है इसको जो है सुरक्षित भी रखा गया है। द वैदिक पीरियड लेटेस्ट फ्रॉम अबाउट वैदिक का जो पीरियड है वो वैदिक पीरियड के बारे में काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, पूछ सकते हैं कब से कब तक इसका जो है पीरियड है। तो ये जो है 1500 BC to 500 BC led the functions of Hinduism and other culture aspects of early Indian society. Early Vedic society consists of largely pastoral groups, with late Harappan urbanizations having been general awareness. Abundant after the Rigveda, Aryan society became increasingly agriculture was better socially organized. Aryans were democratic in the outlook, as is proved by the presence of popular assemblies, सभा एंड समिति। तो इसमें मैक्सिमम जो है गाइस बताया गया है कि जो है जब 4 वेद बुक्स लिखी गई थी तो ये ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद, इसी के कारण जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता के कारण बसा था। और यहाँ पर जो है पानी होता था तो यहाँ पर फसल खेती बाड़ी की जाती थी और ईंटों का काफ़ी पक्के ईंटों के मकान होते थे। और इसी काल में जो है आर्यन्स वहाँ पे स्थापित हुए थे। आर्यन ने अपना साम्राज्य स्थापित किया था और उन्होंने जो है वहाँ पे काफ़ी इसको जो है लोकतांत्रिक प्रणाली भी बना दिया था। उस टाइम लोकतांत्रिक शासन भी वहाँ पे स्थापित था। महाजनपद क्या होता है? द महाजनपद वर 16th मोस्ट पावरफुल किंगडम्स। जो 16वीं शताब्दी में जो शासक वहाँ पे आए थे उसे महाजनपद के नाम से जाना जाता है। एंड रिपब्लिक्स ऑफ द एरिया, और उस टाइम जो है गणतंत्र बनाया गया था उस एरिया को। लोकेटेड मेनली अक्रॉस द फर्टाइल्स इंडो जेनेटिक plains. However, there were a number of similar kingdoms stretching the length and breadth of ancient India. Mainly similar clans mentions within early literatures seems to have been present across the rest of the subcontinent. Some of the kings were hereditary. Other state elected their rules. The language of the elite was Sanskrit, while the dialects of the general population, northern India, and refer to Pakistan, Parkits. Most of the 16th Maharaja Janpad coalesced to form major one by the 500 BC. These four were Vastha, अवंती, कौशल्या एंड मगधा। उस टाइम जो है महाजनपद था। महाजनपद किनको, जब वहाँ पे 4 राज्य का स्थापित किए गए थे, वास्त, अवंती और कौशल्या और मगधा, ये 5000 BC में। तो उसी को महाजनपद के नाम से जाना गया। इन 4 राज्यों को स्थापित किया। बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। बाय द एंड ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड, जब वैदिक पीरियड का अंत हुआ उसके बाद हिंदू रियल्स बिकम कॉम्प्लिकेटेड, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बन गया था। इट वाज ड्यूरिंग द टाइम टू नॉन वैदिक सिस्टम कैम टू द फोर ऑफ इन द मिडल्स।
of the 16th century BC, Buddhism was found by Kurukshetra prince, क्षत्रिय प्रिंस के द्वारा जो है बुद्धिज्म जो है वहाँ पर स्थापित किया गया था महात्मा बुद्ध का जब जन्म हुआ था, जिसका नाम सिद्धार्थ रखा गया था। सिद्धार्थ था बोर्न इन 567 BC और ये 567 BC में जन्म हुआ था इनका, और लुम्बिनी नामक गांव में जो है नेपाल में, प्रेजेंस डे ऑफ नेपाल, जो कि आजकल लुम्बिनी के नाम पर जो है आजकल वो नेपाल के नाम से जाना जाता है। तो उनका जन्म हुआ था बुद्धिज्म, तो उन्होंने जो है वहाँ पे जो है बौद्ध धर्म को फैलाया था। द फाउंडर ऑफ जैनिज्म इज नॉट नॉन्स। महावीर कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्धा वाज द preceptors and 24th तीर्थकारास ऑफ द जैनिज्म। तो उसके जो है 24 तीर्थकार थे वहाँ पे उस टाइम, जब जैन धर्म के 24 तीर्थकारों ने भी जो है उस टाइम वहाँ पे जो है वैशाली में बाज द बोन वैशाली में 24 तीर्थकार थे। परंतु फिर भी जो है महात्मा बुद्ध का जब जन्म हुआ था 500 BC में, तो उन्होंने जो है वहाँ पर अपने बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। बुद्धिज्म स्ट्रेस ऑन द माइंड पाथ, बोथ दीज रिलीजन्स laid stress upon leading the virtuous life, while the graphics impacts of Jainism was limited to India. Buddhism nuns and monks actually separate the teachings of Buddha of Central Asia, East Asia tribes and Sri Lanka एंड साउथ ईस्ट एशिया तक जो है बुद्ध धर्म का प्रसार हुआ था। अगला चैप्टर हमारा हिंदी का गाइस, तो इसे भी ध्यान से सुनिए, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले हम भाषा क्या होती है, हिंदी भाषा परिचय, आज परिचय से शुरू करेंगे इसी ही वीडियो में। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाव और विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करता है। भाषा जो है दो प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले हमारा मौखिक और लिखित। सामान्यतः भाषा वे अभिव्यक्त के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। भाषा परिवार के आधार पर हिंदी बहुरूपीय परिवार की भाषा है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हिंदी किस परिवार की भाषा है? इंडो यूरोपियन मतलब बहुरूपीय परिवार। भारत में 4 भाषा परिवार, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी नोट करिएगा। भारत में कितने भाषा परिवार हैं? बहुरूपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक व चीनी तिब्बत मिलने वाले हैं। भारत में बोलने वाले को प्रतिशत के आधार पर बहुरूपीय परिवार सबसे बड़ा भाषा परिवार है। सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है? बहुरूपीय भाषा परिवार। भारत में बोलने वाले का प्रतिशत, इनमें से क्वेश्चन बन सकता है कि बहुरूपीय कितने प्रतिशत पे बोला जाता है? 73%, द्रविड़ 25% और ऑस्ट्रिक 1.3% और चीनी तिब्बत 0.7%। 73% बहुरूपीय, 25% द्रविड़, 1.3% ऑस्ट्रिक, 0.7% चीनी तिब्बती। हिंदी बहुरूपीय भारत यूरोपीय के भारतीय ईरानी इंडो इरियन शाखा के भारतीय आर्य इंडो आर्यन उपशाखा की एक भाषा है। बहुरूपीय भाषा परिवार। भारत व यूरोप की जिन भाषाओं का निर्माण एक ही भाषा परिवार से हुआ है, बहुरूपीय भाषा परिवार कहलाता है। भारत और यूरोप जिन भाषाओं का जो निर्माण एक ही भाषा से होता है, उसे बहुरूपीय परिवार भाषा कहते हैं। इस परिवार के अंतर्गत आने वाली मुख्य भाषाएं संस्कृत, यूनानी, ईरानी, हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन, बंगला, गुजराती, मराठी, पंजाबी, फारसी,
अरबी, फारसी, तुर्की, इटालियन आदि इस परिवार की अन्य भाषाएं हैं। भारतीय आर्य भाषा परिवार। बहुरूपीय भाषा परिवार की वे भाषाएं जो भारत में बोली जाती हैं भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषाएं कह ली जाती हैं। बहुरूपीय जो परिवार है, जो भाषाएं हमारे भारत में बोली जाती हैं उसको बोलते हैं बहुरूपीय परिवार की भाषाएं, आर्य भाषा। इस परिवार के अंतर्गत आने वाली अधिकांश भाषाएं उत्तर भारत में बोली जाती हैं। द्रविड़ भाषा परिवार। दक्षिण भारत की 4 प्रमुख भाषाएं तमिल, तेलुगु, मलयालम एवं कन्नड़। इनको चारों को नोट रखना है कि द्रविड़ परिवार में, आर्य परिवार में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं, जैसे गुजराती, मराठी, पंजाबी, हिंदी, बंगला। और द्रविड़ में कितनी भाषाएं बोली जाती है? 4 होती है, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़। तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़। भारतीय आर्य भाषा का क्रमिक विकास। भारतीय आर्य भाषा परिवार के मूल संस्कृत हैं। संस्कृत भाषा से वर्तमान आर्य भाषाओं तक का सफ़रनामा लगभग 3500 वर्ष पुराना है। आर्य भाषा के विकास के चरण रहे हैं। आर्य भाषा के क्रमिक विकास को उसके प्रत्येक चरण, समय तथा उस काल की रचना के संदर्भ में है। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। संस्कृत पाली प्राकृतिक भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुंच जाती है। फिर अपभ्रंश अवहट से गुजराती हुई प्राचीन प्रारंभिक हिंदी का रूप लेती है। सामान्यतः हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ अपभ्रंश से माना जाता है। हिंदी का विकास क्रम संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, अवहट, प्राचीन, प्रारंभिक हिंदी। हिंदी शब्द का विकास कई चरणों में हुआ है। इस चार्ट को याद रखना है, नोट भी कर लेना है। जैसे हिंदू, हिंद प्लस ई, हिंदी। हिंदी शब्द मूलतः फारसी का है, ना कि हिंदी भाषा का। हिंदी की उपभाषाएं व बोलियां। हिंदी क्षेत्र में समस्त बोलियां 5 वर्गों में बांटा गया है। इन वर्गों को उपभाषा कहा जाता है। इन उपभाषाओं के अंतर्गत ही हिंदी की 17 बोलियां आती हैं। उपभाषा 5 याद रखना है। उपभाषा 5। बीच में फ़ोन आ रहेगा उसके लिए सॉरी। उपभाषा 5, बोलियां 17 और मुख्य क्षेत्र जहाँ जहाँ वो बोली जाती हैं। सबसे पहले उपभाषा। सबसे पहले राजस्थानी। राजस्थानी कहाँ की बोलियां क्या है? राजस्थानी की है मारवाड़ी, राजस्थानी, ढूंढड़ी, मेवाती, मालवती। मारवाड़ी पश्चिमी में बोली जाती है। राजस्थानी जयपुरी या पूर्वी राजस्थानी में ढूंढड़ी और उत्तरी राजस्थानी में मेवाती और दक्षिणी राजस्थानी में मालवी। और ये कहाँ इसका क्षेत्र है? राजस्थान में। पश्चिमी हिंदी कोरवी या खड़ी बोली, बांगरू या हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नेजी। हरियाणा और उत्तर प्रदेश में ये बोलियां बोली जाती है। हरियाणा उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती है, ये पूछा जा सकता है कि कोरवी कौन सी बोली किस राज्य में बोली जाती है। वह तो पश्चिमी पूर्वी हिंदी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। बिहारी जो है भोजपुरी। बिहारी में कौन कौन सी बोली जाती है? भोजपुरी, मगही और मैथिली, ये बिहार उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। पहाड़ी कुमाऊनी और गढ़वाली, ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में बोली जाती हैं। आज के लिए इतना काफ़ी गाइस, और नेक्स्ट चैप्टर में हम इसे अगला अध्याय आपको बताएंगे।